नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जब भी कभी युद्ध की स्थिति आती है तो हम जानते हैं एक प्रोपेगेंडा वार शुरू हो जाती है। दुनिया में सभी युद्धों का इतिहास इस बात का साक्षी है। लेकिन जब से तकनीकी प्रगति हुई है, यह प्रोपेगेंडा बदल गया है, इसका स्वरूप बदल गया है। डिजिटल युग में सूचना सबसे अधिक शक्तिशाली हथियार बन चुकी है, चाहे वह युद्ध का क्षेत्र हो या सोशल मीडिया का मंच। सूचना के जरिए हम विभिन्न व्यक्तियों की राय को, उनके अभिमत को, उनकी भावनाओं को, उनकी नीतियों को प्रभावित कर सकने में सक्षम हैं। हाल ही में भारत पाक युद्ध के दौर में हम यही सब कुछ देख रहे हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध कोई नई बात नहीं है। देश विभाजन से लेकर के आज तक, चाहे वो 1947 का वर्ष हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, या समय समय पर हुई एयर स्ट्राइक्स हो, लेकिन पिछले दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार हुआ है, इसने एक नई तरह की चुनौती हमारे सामने पैदा कर दी है, खड़ी कर दी है। भारत पाकिस्तान युद्ध और सीमा संघर्ष के दौरान यह बात स्पष्ट है कि फर्जी खबरें युद्ध को और अधिक भड़काने, जनता को भ्रमित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत धारणाओं को विकसित करने में भी कहीं अपना योगदान देती हैं या वो काम करती हैं। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिविधियां काफी तेज हो गईं और भारत ने जिस तरह से एयर स्ट्राइक की, जिस तरह से मिसाइल से हमला करके पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को नष्ट कर दिया, पाकिस्तान ने इसे युद्ध की घोषणा मानते हुए अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत पर भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिसे भारतीय डिफेंस ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इस संघर्ष में, जिसे युद्ध का नाम भी दिया गया, किस तरह से सूचनाएं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से ट्रांसमिट होने लगी, इसके हम प्रत्यक्ष साक्षी हैं। बल्कि कुछ प्रमुख मीडिया चैनल्स ने भी प्रतिस्पर्धा के कारण हड़बड़ी में ऐसी खबरें प्रसारित कर दी जो फर्जी थी, जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं था, और बाद में उन्हें क्षमा याचना भी करनी पड़ी। वस्तुतः यह सूचनाओं का युद्ध एक भ्रामक सूचनाओं का युद्ध कहा जाता है। एक युद्ध सीमा पर लड़ा जा रहा है और दूसरा युद्ध हम हमारे इस सूचना के क्षेत्र में लड़ रहे हैं। वस्तुतः आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। यह जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, यह युद्ध टीवी चैनलों पर लड़ा जा रहा है। यह युद्ध सोशल मीडिया के मंच पर लड़ा जा रहा है। यह युद्ध अफवाहों और झूठ का एक सूचना युद्ध है, और यह युद्ध बहुत अधिक खतरनाक है क्योंकि यह आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसका असर हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। इसके गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, और कहीं न कहीं यह हमारी लोकतंत्र की शक्ति को, लोकतंत्र के सामर्थ्य को, मीडिया की विश्वसनीयता को, उसको भी प्रभावित करता है। इसलिए अब एक ऐसा दौर आ गया है जब हमें इस बात पर चिंतन करना पड़ेगा कि ये जो सूचना का युद्ध है, झूठी सूचनाओं का युद्ध है, इसे हम गंभीरता से लें, और सिर्फ सैन्य कार्यवाही नहीं बल्कि सूचनात्मक जवाबदेही और सत्य की सुरक्षा को भी हम राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हिस्सा बनाएं। अन्यथा आने वाला समय और अधिक संकट और चुनौती का हो सकता है। जैसा मैंने कहा, यह टकराव नया नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रोपेगेंडा युद्ध का भिन्न हिस्सा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से इन भ्रामक सूचनाओं को फैलाया जा रहा है,
इसमें इस तकनीक ने बहुत अधिक गति दे दी है और हम कुछ ही सेकंड्स में इन सूचनाओं को विश्वव्यापी बना सकते हैं। आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन सूचनाओं के प्रसार के सहायक नहीं बल्कि सक्रिय सहभागी बन गए हैं। अब केवल एक क्लिक के ऊपर हम झूठ और भ्रम को भुवन व्यापिनी बना सकते हैं, पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। इस तरह के झूठ और मकसद का एक उद्देश्य भी है और वह उद्देश्य है दुश्मन के मनोबल को हतोत्साहित करना। इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह कहीं ना कहीं हमारी युद्ध रणनीति का हिस्सा भी होता है ताकि हम उस दूसरे देश का जो मनोबल है उसे कहीं हम तोड़ने का प्रयास करें। लेकिन कई बार इस तरह की भ्रामक सूचनाएं हमें अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर करती हैं और कहीं हम अपनी ही सुरक्षा व्यवस्था पर संदेह करने लगते हैं और ऐसी स्थिति अराजकता में बदल सकती है, शांति और व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आधुनिक समाज जो सत्य और सामूहिक चेतना के बीच में संतुलन बनाए रखना चाहता है, वो झूठ के इस चक्र में ऐसा फंस गया है कि उन संस्थाओं पर भी दबाव पड़ता है जो सत्य के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील होती हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे हमारी अन्य लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। फर्जी खबरें सूचनाओं को विकृत रूप में ही पेश नहीं करती हैं, बल्कि युद्ध जैसी गंभीर और संवेदनशील स्थिति में भी वो एक सामूहिक उन्माद, घृणा और हिंसा को जन्म दे सकती है। इससे आम नागरिक के साथ साथ सेना और हमारे नीति निर्धारक भी प्रभावित हो सकते हैं। एक झूठी खबर सीमा पर तनाव को बढ़ा सकती है, हमारे मन में एक भय का माहौल पैदा कर सकती है और प्रकारांतर से सरकार पर दबाव भी बढ़ता है। ऐसी फर्जी और भ्रामक सूचनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राष्ट्र की प्रतिष्ठा को, उसकी छवि को हानि पहुंचा सकती है। कोई भी गलत जानकारी विश्व मीडिया में प्रसारित होकर के उस देश की जो रणनीति है, युद्ध की रणनीति है, उसकी जो नैतिक स्थिति है, उसके जो कूटनीतिक प्रयास हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है, गहराई से प्रभावित कर सकती है। इस चुनौती को आप मुकाबला करने के लिए मीडिया को आगे आना होगा। हमें अपेक्षा है एक ऐसे जिम्मेदार, तथ्यपरक और संवेदनशील मीडिया की जो ऐसे युद्ध के समय में अपनी जिम्मेदारी से खबरों का प्रचार प्रसार करें। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज देने की होड़ में गलत और झूठी सूचनाएं देने की बजाय हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए सबसे पहले सटीक जानकारी देना, और यह तथ्यात्मक और सटीक जानकारी ही हमारे मनोबल और विश्वास को बनाए रखेगी, राष्ट्र का जो मनोबल है उसको बनाए रखेगी। कुछ स्वतंत्र पत्रकार और डिजिटल मीडिया जैसे संस्थान जिसमें ऑल्ट न्यूज है, बूम लाइव है, फैक्टली जैसे जो अन्य मंच हैं, उन्होंने भी सतत ये प्रयास किया है कि इस संकट के समय फर्जी खबरों की जांच पड़ताल की जाए। इसके माध्यम से उन्होंने कोशिश की है कि हम जनता को सही और विश्वसनीय जानकारियां दें। भारत सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील है। भारत सरकार की एजेंसी पीआईबी की जो अपनी फैक्ट चेक यूनिट है, वो भी लगातार इस बात के लिए सजग सतत है कि इस तरह की फर्जी और भ्रामक सूचनाओं की हम पड़ताल करें और हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, पाठक हैं, उनको सही विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करें। कई बार पाकिस्तानी जो मीडिया है, जो मुख्य रूप से सरकार या सैन्य अधिकारियों द्वारा नियंत्रित है, वो जानबूझ करके ऐसी गलत सूचनाएं प्रसारित करते हैं। इससे दोनों देशों के बीच में कहीं अविश्वास की भावना पनपने लगती है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच में तनाव और अधिक बढ़ता चला जाता है। फर्जी खबरों का सबसे मजबूत हथियार है एक जागरूक नागरिक। हमारी जागरूकता ही इसका एक सबसे बड़ा तोड़ है। जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि किसी भी खबर को शेयर करने से पहले,
किसी भी खबर को फॉरवर्ड करने से पहले हम इस बात के लिए आश्वस्त हो जाएं कि यह खबर सच है या नहीं। तब हम इस मनोवृत्ति से बच सकेंगे। अन्यथा फेक न्यूज तेजी से प्रसारित होती रहेंगी और इनकी जड़ें और अधिक गहरी होती चली जाएंगी। इसीलिए आवश्यक है कि स्कूल और कॉलेज में मीडिया लिटरेसी के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं, बल्कि इन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा अनिवार्य रूप से बना जाए। आज इस बात की आवश्यकता है। हमें लोगों को यह सिखाना होगा, हमें लोगों को इस बात के लिए प्रशिक्षित करना होगा कि हम कैसे एक उत्तरदायी सूचना उपभोक्ता बने, कैसे हम खबरों के मूल स्रोत की जांच करें, कैसे हम जो चित्र या वीडियो हमारे पास आ रहे हैं उनकी वास्तविकता को जांचें परखें, भावनात्मक रूप से उकसाने वाली खबरों से हम कैसे सतर्क और सावधान रह सकते हैं। जब हम इस तरह की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो शायद फर्जी खबरों के इस व्यामोह से बाहर निकलकर एक विश्वसनीय और एक ऐसा माहौल बना पाएंगे जहां पारस्परिक विश्वास होगा और घटनाओं को हम सही संदर्भ में देख पाएंगे। इसीलिए मैंने एक पिछले वीडियो में पीस जर्नलिज्म या शांति की पत्रकारिता की बात की थी कि जहां हम केवल युद्ध जनित खबरों पे नहीं बल्कि उस युद्ध के परिणामों के आधार पर, उसके कारणों, उसकी पृष्ठभूमि और अंततः उन युद्धों के उन्माद को खत्म करके एक दो देशों के बीच में पारस्परिक समन्वय और सद्भाव कायम करने के जो तौर तरीके हैं उनकी यदि रिपोर्टिंग करेंगे तो शायद माहौल सकारात्मक बनेगा। हम बनाम वे की जगह हम सब की सोच को बढ़ावा देना होगा। यही संघर्ष समाधान की बात करेगा और हमारे लिए आवश्यक है कि हम उस पर अधिक बल दें। पारंपरिक पत्रकारिता जहां जीत हार, संख्या और क्षति पर ध्यान केंद्रित करती है, वहीं शांति की पत्रकारिता पीड़ितों की आवाज, समाधान की संभावनाओं पर चर्चा करती है और मानवीय दृष्टिकोण पर केंद्रित करके अपनी रिपोर्ट को आगे बढ़ाती है। भारत पाकिस्तान के मध्य जो हाल ही में तनाव उत्पन्न हुआ है, इसमें फर्जी खबरें हमारी सीमाओं पर ही नहीं बल्कि हमारे मन मस्तिष्क पर भी हमला करती हैं। इसलिए समय की आवश्यकता है, समय की एक मांग है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, एक जिम्मेदार पत्रकार और पारदर्शी सरकार के रूप में मिलकर इस सूचना युद्ध के खिलाफ सच्चाई का पक्ष लें। सत्य की रक्षा सिर्फ तीर तलवार से नहीं हो सकती, सत्य की रक्षा कलम, कैमरा और क्लिक से भी होती है। और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है, सच की जंग। इस सत्य की लड़ाई में हमें विशेष रूप से सजग और सतर्क रह करके काम करना पड़ेगा। पुलवामा में जो हमला हुआ 2019 में और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान मीडिया और टीवी चैनलों पर कई तरह की फर्जी खबरें और भ्रामक वीडियो और फोटोज वायरल हुए थे। अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं। पुराने युद्ध की तस्वीरों को किस तरह से बालाकोट हमलों के साथ जोड़ा गया, किस तरह से भारतीय सैनिक अभिनंदन की पिटाई के फर्जी वीडियो जारी किए गए, किस तरह से ये सूचनाएं दी गई कि भारत ने इस्लामाबाद पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान चैनलों ने किस तरह से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया। उन्होंने ये दावा किया कि भारत के कई विमान मार दिए गए हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये थी कि हमारा लगभग एक भी विमान नष्ट नहीं हुआ था। तो इस प्रकार की खबरें समाज में कहीं अंततः नुकसान का कारण बनती हैं और जो हमारी फैक्ट चेक करने वाले संस्थान हैं या एजेंसीज हैं, उनकी भी यहाँ बहुत बड़ी भूमिका है, जो इस प्रकार के भ्रामक दावों की जांच करती हैं, जिसमें ऑल्ट न्यूज है, बूम लाइव है, फैक्टली है, एसएम हॉक्स, स्लेयर, पीआईबी फैक्ट चेक आदि अनेक संस्थाएं हैं जो अपनी सक्रिय भूमिकाएं निभा रही हैं। इन संस्थाओं ने सरकारी सूचनाओं से जुड़ी हुई झूठी अफवाहों का भी खंडन किया है, पर्दाफाश किया है। हम कह सकते हैं कि युद्ध अब सीमाओं पर ही नहीं लड़ा जा रहा है, अब युद्ध आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। आज का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसमें सच को तोड़ना और झूठ को सजाना, यह एक रणनीतिक हथियार बन चुका है।
भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील संबंधों में हर फर्जी खबर न केवल शांति और अमन चैन को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि जनमत और नीति निर्माण की दिशा को भी एक प्रतिकूल दिशा में ले जाती है। 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच में बढ़ते हुए इन तनावों के बीच सोशल मीडिया पर अनेक इस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं जिनका उद्देश्य जनता को भ्रमित करना, हमारी भावनाओं को भड़काना और दोनों देशों के बीच में वैमनस्य को बढ़ाना था। पाकिस्तान ने कई ऐसी फर्जी सूचनाएं फैलाई जिसमें उन्होंने कहा कि ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर भारत ने ड्रोन से हमला किया है। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर जब एक वीडियो वायरल किया जिसमें यह दावा किया गया था कि गुरुद्वारे पर भारत ने ड्रोन से हमला किया है, तो भारत सरकार के PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह से झूठा बताते हुए कहा कि यह मनगढ़ंत आधार है। इसी तरह एक भारतीय पोस्ट को नष्ट करने का फर्जी वीडियो जारी किया गया जिसमें यह दावा किया गया था कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की एक बटालियन की पोस्ट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। PIB ने भी इस वीडियो को नकली बताया और स्पष्ट किया कि भारतीय सेना की ऐसी किसी बटालियन को नुकसान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान ने भारत के सुखोई विमान को मार गिराने का दावा किया था, यह दावा भी उसका झूठा था। वस्तुतः इस दावे के समर्थन में जो तस्वीरें जारी की गई थी वे 2014 में महाराष्ट्र में हुए एक विमान दुर्घटना की थी। इसी तरह से कराची पोर्ट पर भारतीय हमले का झूठा दावा किया गया था। इन सारे दावों में कोई सच्चाई नहीं थी और हमारे यहाँ की जो फैक्ट चेक एजेंसीज थीं उन्होंने इनके उस झूठ का पर्दाफाश भी किया था। इसी तरह भारत में भी कई फर्जी सूचनाएं फैली थीं जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के नाम से एक फर्जी बयान जारी किया गया। कॉम्बैट गेमिंग वीडियोस को वास्तविक वीडियोस बता करके भारतीय चैनलों पर भी प्रसारित किया गया और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि इन चैनलों को अंततः क्षमा याचना करनी पड़ी। इसी तरह गुजरात के हवाई अड्डे पर हमले का भी एक झूठा वीडियो प्रसारित किया गया था। यह वीडियो भी फर्जी था और इसका भी आधिकारिक रूप से खंडन किया गया। स्पष्ट है कि आज दोनों देशों में फर्जी सूचनाओं का प्रसार युद्ध की स्थिति में जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। सूचना युद्ध कोई नई बात नहीं है। सूचना युद्ध वस्तुतः दुश्मन की भावनाओं और उसका जो चिंतन है, उसका जो सोच है, उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से बदलने के लिए प्रायः किया जाता है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये चीजें वायरल हो रही हैं वह सूचना युद्ध नहीं बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का पर्याय बन गई है। सूचना युद्ध एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है जिसका स्पष्ट उद्देश्य होता है, उसकी अपनी एक रणनीति होती है, वो सोच समझ कर किया जाता है, उसके पीछे एक पूरा मनोवैज्ञानिक आधार होता है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो उससे बिल्कुल विपरीत और प्रतिकूल है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि हम यदि पाकिस्तान के विरोध में कोई भी खबर है, हम ये नहीं देखेंगे कि वो झूठी है या सच, हम उसे प्रसारित करने की होड़ में आगे बढ़ाते जाएंगे, उसे प्रसारित करते जाएंगे और कई बार उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जो दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उस पर हम उसको साझा करेंगे। हमारे साथ साथ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, वे भी इन वायरल वीडियोस को जिनका कोई वास्तविक या सत्यता का आधार नहीं है प्रसारित करते हैं और इसका भी प्रभाव आम आदमी पर बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि वो भी उन राष्ट्रीय भावनाओं के कारण जानबूझकर इस तरह के वीडियोस को वायरल करते हैं ताकि शत्रु पक्ष कहीं भ्रमित हो और उसका लाभ हमको मिल सके। इस तरह के जो पोस्ट होते हैं उसमें यह भी दावा किया जाता है कि जो उनका सोर्स है वो विश्वसनीय है। ये दावा करेंगे कि किसी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने उनसे ये बात की है, सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने उनसे बात की है। लेकिन एक और खतरा है, जब फैक्ट चेकर्स ऐसी खबरों की फैक्ट चेकिंग करते हैं और वास्तविकता को हमारे सामने लेकर के आते हैं तो कई बार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है और उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता है।
यदि वे खबरें भारत के पक्ष में नहीं हैं तो हम उन्हें दुश्मन देश का पक्षधर बता देते हैं। ये चिंताएं भी इसके साथ स्वाभाविक रूप से हैं। निश्चय ही यदि आपको ये सूचना मिलती है कि आज कराची पूरी तरह बर्बाद हो गया है, रावलपिंडी पूरी तरह बर्बाद हो गया है या लाहौर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह सूचना युद्ध नहीं, ऐसी कपोल कल्पनाएं हैं जिनका कोई आधार नहीं है और ऐसी खबरों पर विश्वास किया जाना लगभग असंभव है। यह सूचना युद्ध नहीं बल्कि एक हास्यास्पद स्थिति होगी। इसलिए हमें आधिकारिक सूत्रों पर ही भरोसा करना चाहिए। यही कारण है कि भारत सरकार ने भी सोशल मीडिया पर ऐसी फर्जी खबरों को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी है कि वे रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी हुई खबरों में जिम्मेदारी बरतें, उत्तरदायित्व की भावना बरतें और निर्धारित नियमों का अनुशासन पूर्वक उनकी परिपालना करें। सरकार ने यह भी सलाह दी है कि वे एयर रेड सायरन की आवाज का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इससे आम जनता के बीच में इन संकेतों के प्रति जो एक संवेदनशीलता की भावना पनपनी चाहिए थी, उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि युद्ध हमारे नेता शुरू करते हैं। सेनाएं सीमांत क्षेत्रों में लड़ती हैं और हम उनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए कहीं उनका नैतिक समर्थन करते हैं, हमारी सेनाओं का समर्थन करते हैं और हमारा मीडिया उस राय को, अभिमत को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। लेकिन इस तरह के फर्जी और भ्रामक खबरों में इन सारे उद्देश्यों पर कहीं ना कहीं कुटाराघात होता है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने खबरों की सच्चाई को जल्दी सामने लाने के भी बहुत सारे रास्ते हमारे सामने खोल दिए हैं। हालांकि सीमा पर संघर्ष विराम लागू हो गया है, संघर्ष विराम के बाद भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। दोनों पक्षों की ओर से गोलाबारी जारी है। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद भारतीय सीमाओं पर बम फेंके थे और भारत ने भी उसका माकूल जवाब दिया है। बल्कि भारत सरकार ने तो हमारी सेनाओं को स्पष्ट कह दिया है कि वे इस तरह की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसी दौर में जिस तरह से फर्जी खबरें फैल रही हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए भी हमें प्रभावी व्यवस्था करने के लिए प्रयास करने होंगे। इस तनाव के बीच में कई ऐसी तस्वीरें जारी हुई जो मूल रूप से अफगानिस्तान और गाजा क्षेत्र की थीं। वीडियो गेम्स के वो दृश्य जिन्हें हमने भारत पाकिस्तान के युद्ध का बताया, वस्तुतः वो किसी अन्य देशों के थे। तथ्यों की हमें कोई परवाह नहीं थी और युद्ध शब्द का प्रयोग हम बेझिझक कर रहे थे, बिना ये जाने, बिना ये पुष्टि किए कि सेना या रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में कोई आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की है या कोई आधिकारिक बयान दिया है। भारत सरकार ने एक्स सहित, जिसे हम ट्विटर कहा करते थे, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि वे ऐसी सारी खबरों को, फर्जी खबरों को हटा दें, बल्कि उस तरह के मंचों को हटा दें, उस तरह के फोरम्स को हटा दें जो फर्जी सूचनाएं प्रसारित करने में लिप्त हैं। लेकिन ये इतनी अधिक मात्रा में हो रहा है कि चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे एक्स है या और प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर इतनी अधिक मात्रा में इस तरह की झूठी, भ्रामक और फर्जी सूचनाएं भरी पड़ी हैं कि मीडिया कंपनियों के लिए उनसे निपटना भी दुष्कर हो गया है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर ये सारी जानकारियां सामूहिक रूप में साझा की जा रही हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत पाक सीमा संघर्ष के दौरान सोशल मीडिया कंपनियां अपने उस दायित्व का सकारात्मक ढंग से या प्रभावी ढंग से निर्वाह करने में सफल नहीं हो पाई हैं। इसका एक कारण और है, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने यहाँ जो कंटेंट कंट्रोल करने वाला, जो उनके मॉडरेशन था, अफवाहों को नियंत्रित करने वाला जो मॉडरेशन करते थे, उसके बजट में भी कमी कर दी है।
उन कर्मचारियों को उसमें हटा दिया, उस सिस्टम को उन्होंने कम कर दिया। इस कारण से उस तरह के फर्जी कंटेंट पर वो पूरी तरह से निगरानी नहीं कर पाए। प्रश्न ये है कि क्या हम कोई एक ऐसा कड़ा कानून बना पाएंगे, क्योंकि जो हमारे आईटी एक्ट हैं उसके जो प्रावधान हैं वो इस तरह की प्रवृत्तियों को रोकने में पूरी तरह से सफल नहीं है। आज हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि क्या हम कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे इस तरह के फर्जी और भ्रामक खबरों को तुरंत रोका जा सके। कृत्रिम बौद्धिकता के इस दौर में हमने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं, हमने हथियार डाल दिए हैं। हम कंटेंट जनरेशन की इस रफ्तार से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हम किस तरह से इसका मॉडरेशन करेंगे, किस तरह से मानवीय हस्तक्षेप के साथ एक विवेकपूर्ण ढंग से इन चीजों की निगरानी कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहां यह भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या कानून इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने में सफल हो पाएगा। यह कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं हैं जो भारत पाक संघर्ष के दौरान कहीं हम लोगों ने महसूस की है। इसका हमें गहराई से विश्लेषण करना होगा ताकि भविष्य के लिए एक प्रभावी रूपरेखा तैयार की जा सके। आज पूरी दुनिया इस तरह की फर्जी खबरों से कहीं चिंतित है, परेशान है, व्यथित है। ऐसा कोई कानून हमारे यहाँ अभी नहीं है जो केवल इस तरह की फर्जी खबरों को टारगेट बना करके उसे नियंत्रित करने का प्रयास करता है। आईटी एक्ट 2000 या इससे संबंधित जो अन्य नियम उपनियम हैं उनमें भी इस तरह के डिजिटल कंटेंट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के प्रावधान नहीं हैं या वो प्रावधान ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। हमें यह प्रयास करना होगा कि जब एआई जैसी तकनीक हमारे पास आ गई है तो क्यों नहीं हम एआई आधारित ऐसा सिस्टम बना पाएं जो इस तरह की फर्जी और भ्रामक खबरों को रोकने में तेजी से अपनी कोई सहभागिता या सक्रियता है वो उसके साथ स्थापित कर सके। केंद्र और राज्य स्तर पर इस तरह के प्राधिकरण हम बना पाएं जो इन खबरों को वेरीफाई करके तुरंत वास्तविकता से हमको अवगत करा सकें। यह जो सूचना युद्ध है यह आम नागरिक के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना प्रतिकूल प्रभाव डालता है, हमें इस बात पर भी चिंतन करना होगा। समाज वैज्ञानिकों को शोध करनी होगी कि निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी चैनलों पर जब 24 घंटे युद्ध 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 दिखाया जाएगा तो हमारी मनस्थिति किस प्रकार की होगी। क्या हमारा आत्मविश्वास डगमगा नहीं जाएगा। हम खबरों को किस रूप में परोसते हैं। वो खबरें हमारे मनोबल उत्साह को बनाए रखने के लिए होनी चाहिए, ना कि उनका इस तरह से प्रस्तुतिकरण हो कि हमारे मन में एक डर बैठ जाए। तो कहीं हमें इस बात पर भी चिंतन करना होगा कि इस युद्ध के व्यापक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभावों को भी इस तरह की खबरों की रिपोर्टिंग करते समय ध्यान में रखा जाए। शायद हम कोई सूचना या खबर मिस नहीं करना चाहते और लगातार ये स्क्रॉल करने की प्रवृत्ति हमारे मन मस्तिष्क को बुरी तरह से आक्रांत कर देती है। समय है इन सभी मुद्दों पर गहराई से सोचने, समझने और विश्लेषण करने का। तो आइए हम संकल्प लें कि इस फर्जी सूचना युद्ध में हम अपने मनोबल को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय अस्मिता, एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर के हमारी सेनाओं के मनोबल को बनाए रखें, अपने राष्ट्र के मनोबल को बनाए रखें और स्वयं भी अपने मनोबल को बनाए रखते हुए अंततः पारस्परिक सहयोग, शांति और विश्वास के माहौल में पुनः लौटने के लिए संकल्प लें, प्रार्थना करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।